Hello everyone, I am Reena, Assistant Professor English at Government Girls College, Para. Welcoming all of you in our today's e-lecture for class BA part 3rd. Dear students, our today's e-lecture we will discuss the sestet part of the poem The Soldier written by Rupert Brooke. As we have discussed in our previous video number 1st and 2nd, and this is the third video regarding this poem, The Soldier. In our previous videos, we have discussed this poem in first English to English translation, and after that in video second, the translation of this poem in English and Hindi also, the octave part of this sonnet. And this is our third video, and in this video we will discuss the sestet part of this sonnet in English and Hindi also. So get ready. All of you are dear students. Are you ready? So just have a look on the screen of our today's e-lecture. Okay. And this is the octave part of the sonnet. हम पहले इस पोएम को, इस सोनेट को इंग्लिश टू इंग्लिश हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और चूंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आया था कि मैडम हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ा डिफिकल्टी है, तो जैसा मैं आप सबको हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उस हैंड रिटन पीडीएफ को आप सब अपने कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद हम इस लेक्चर में उन हैंड रिटन नोट्स को इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझेंगे, आफ्टर दैट उनको हिंदी में भी समझेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा कि इसमें सभी स्टूडेंट्स बहुत इजीली समझ सकेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में ऑक्टेव पार्ट डिस्कस किया था। अब हम सेस्टेट पार्ट डिस्कस करेंगे इस सोनेट का। एक जनरली मैं आपको बता दूं कि हम रूपर्ट ब्रूक की पोएम पढ़ रहे हैं, द सोल्जर, जो कैसी पोएम है। हाँ, सबने अगर वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड देखा है तो निश्चित रूप से बता पाएंगे। इट इज a sonnet written by Rupert Brooke, filled with miss having a deep, intense patriotic feeling of Rupert Brooke, क्योंकि वो खुद एक सोल्जर है और वो ऑन सर्विस पे ही उनकी डेथ हो गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सोनेट लिखा गया था। तो ये फुल ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग से भरा हुआ है। ऑक्टेव पार्ट में रूपर्ट ब्रूक ने कहा, जैसा स्टार्टिंग में इफ आई शुड डाई, कि यदि मेरी मृत्यु कहीं भी होती है इंग्लैंड से बाहर भी, तो भी वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की ही हो जाएगी। उन्होंने क्या एक्सक्यूजेस दिए ऑक्टेव पार्ट में कि क्योंकि मैं इंग्लिश डस्ट से बना हुआ हूँ, मेरे देश की मिट्टी से बना हुआ हूँ, मेरे देश की मिट्टी में ही पला बड़ा हूँ, वहीं के ही फ्लावर्स का, रिवर्स का, वहीं के सनशाइन का मैंने आनंद लिया है, तो कंप्लीटली मेरा शरीर भी मेरे ही देश का है, मेरे ही देश की मिट्टी का है, और मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे देश की मिट्टी जहाँ की भी मिट्टी में मिलेगी, वो स्थान भी हमेशा के लिए मेरे ही कंट्री का पार्ट बन जाएगा। तो ये ऑक्टेव पार्ट था जिसमें हम पोएट का डेवलपमेंट ऑफ थॉट देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने थॉट्स को डेवलप किया है। एंड देन इन दिस एस्टेड पार्ट ऑफ दिस सोनेट वी विल डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ द पोएम। मीन्स एस्टेड पार्ट में हमें कंक्लूजन नजर आता है। तो ये हमारी 6 लाइन्स सेस्टेड पार्ट की। And think this heart all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less. Means आफ्टर डेथ कि मेरे सारे इविल जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। शेड अवे मीन्स सारे इविल जो है, मेरे में बुराइयां तो है। रूपर्ट ब्रूक क्या यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हर किसी में बुराइयां भी है, अच्छाइयां भी है। ओके, सो मेरी डेथ के बाद यदि मैं अपने कंट्री के लिए मरता हूँ, तो मेरी डेथ के बाद जो है मेरे सारे इविल हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, मेरे सारे ड्रॉबैक हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, और मैं इटर्नल माइंड मीन्स इटर्नल माइंड में मिल जाऊंगा। मैं क्या बन जाऊंगा, वो क्या बोलता है कि मैं एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इटर्नल माइंड में बन जाऊंगा। सो गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन and her sights and sounds,
dreams happy as her day, and laughter learned of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven. मीन्स जो फिर थर्ड लाइन है वहां पे वो कहते हैं गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन एंड हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन मीन्स ये जो है हमारा इन द सिस्टेड पार्ट ऑफ द सोनेट द पोएट अगेन आस्क हिज कंट्रीमैन। यहाँ पे वो अपने कंट्रीमैन से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो कि and think his heart all evil shed away a purse in the eternal mind no less means and think कि dear countrymen आप सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप सोचते हैं means मेरे में अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मीन्स वो आगे कहता है कि मेरे मरने के बाद चूंकि मेरी डस्ट जो है वो इंग्लिश डस्ट है और मैं अपने कंट्री के लिए मर रहा हूँ, तो मेरे सारे इविल जो है वो पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। मीन्स वो अपने कंट्रीमैन से यहाँ पे पूछता है व्हाट दे शुड थिंक ऑफ मी इफ ही डाइज इन अ फॉरेन फील्ड। यदि मैं किसी फॉरेन फील्ड पे मेरी मृत्यु होती है तो आप सब मेरे बारे में क्या सोचोगे, आप सबको मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए। देन ही से तब वो कहता है सो व्हाट इफ ही डाइज आउटसाइड अवर इंग्लैंड मीन्स कि क्या हुआ यदि मैं इंग्लैंड से बाहर मेरी मृत्यु होती है तो आफ्टर हिज डेथ हिज ऑल इविल विल डिसअपियर। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके सारे इविल हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे एंड he will become a part and parcel of eternal mind. Eternal mind means वो ईश्वर के पास चला जाएगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इटर्नल माइंड बन जाएगा। उसकी स्पिरिट जो है उसकी बॉडी को छोड़ देगी एंड दैट प्लेस वुड बी द पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉरएवर। और उसका जो वो जगह जहाँ पे वो उसकी मृत्यु होगी चाहे वो फॉरेन लैंड हो तो भी वो पार्ट इंग्लैंड का ही हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे वो अपने कंट्रीमैन से पूछता है he asked his countrymen कि what should they think of him if he dies in a foreign field कि यदि वो विदेश में उसकी मृत्यु होती है तो तुम सब मेरे बारे में क्या सोचोगे। तो वो क्या कहता है यहाँ पे वो कंक्लूजन देता है कि सब मेरे बारे में ये सोचना कि जहां भी मैं मरूंगा जहां भी मुझे बरीड किया जाएगा वो स्थान हमेशा के लिए इंग्लैंड का ही बन जाएगा। एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो ही विल इंस्पायर हिज कंट्रीमैन। और आगे वो क्या कहता है ये देखो थर्ड लाइन गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन मीन्स इंग्लैंड से मुझे जो कुछ भी मिला मेरी मृत्यु के बाद भी जो है वो इस लाइन में कहना चाहता है कि मैं तुम लोगों के लिए हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही बनूंगा। मीन्स अपने कंट्रीमैन से कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ही बना रहूंगा चाहे मेरी मृत्यु किसी भी जगह पे हो। एंड ही विल बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर all his countrymen. Thoughts of source of inspiration to the English, sorry, uh, uh, thoughts of love for motherland means कि वो हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना रहेगा और थॉट्स ऑफ लव फॉर मदरलैंड अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम करो और अपने देशवासियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत ही बना रहेगा चाहे वो कहीं भी मरे। यानी यहाँ ऑक्टेव सॉरी सेस्टेड पार्ट में वो अपने कंट्रीमैन से क्या कहता है कि तुम सब मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते हो कि यदि मैं फॉरेन लैंड पे मेरी मृत्यु हुई तो क्या होगा। तो वो क्या कहता है कि तब भी मैं अपना काम करता रहूंगा क्योंकि तब भी मैं तुम लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही बना रहूंगा। मेरी पोइट्री हमेशा मेरे कंट्रीमैन के मेरे जो कंट्री के जो लोग हैं उनमें हमेशा एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म भरती रहेगी। एंड ही विल रिमेन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द इंग्लिश पीपल एंड ही विल मेक द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश पीपल एज इंग्लिश सोसाइटी और एज इंग्लिश होम। और मीन्स वो उनके हृदय को उनके हार्ट्स को जो है इंग्लिश पीपल के हार्ट्स को इंग्लिश सोसाइटी और इंग्लिश होम के जैसा ही हमेशा बनाए रखेगा। एंड सो दिस पोएम सर्व्स एज एन एपिटैफ फॉर द पोएट हिमसेल्फ
मीन्स यहाँ पोएम पोएट ने खुद जो है अपना एक एपिटैफ लिख दिया है। एपिटैफ मीन्स होता है कि जब मरने के बाद में किसी की भी कब्र पे वो लिखा हुआ होता है। जैसे हमने बहुत फेमस जॉन कीट्स की कब्र के ऊपर ऐसे लिखा है कि हियर लाइज हुज नेम रिट इन वाटर्स, है ना। ऐसा मतलब कुछ भी जो उसके बारे में बहुत महान वाक्य होते हैं वो उसके कब्र के जो पत्थर है उसके ऊपर लिखा होता है, वो एपिटैफ कहलाता है। तो एक तरह से ये जो सोनेट है, ये पोएम है, रूपर्ट ब्रूक ने अपनी डेथ से पहले लिखा, तो ये एक तरह से उसके लिए एक एपिटैफ के रूप में काम करता है। बिकॉज ही डाइड अवे फ्रॉम हिज होम, क्योंकि वो अपने होम में, अपनी होमलैंड मदरलैंड से दूर उसकी मृत्यु हुई। फ्रॉम हिज ओन कंट्री, अपने कंट्री से दूर उसकी मृत्यु हुई है। फाइटिंग फॉर हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश के लिए लड़ते हुए उसने अपनी जान गंवाई है। एंड दस दिस पोएम शोज पोएट्स डीप फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो है वो फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, मतलब पूरी तरह से ये पोएम है वो देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। और जैसा रूपर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर पोइट है और वो अपने देश के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी है, तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। मीन्स रूपर्ट ब्रूक की जो अपने मातृभूमि के प्रति जो उसका प्रेम है वो यहाँ पे दर्शाता है। सो हियर ही कंबाइंस फैंसी विद रियलिटी, मतलब अभी जिंदा है पोएट जब ये पोएम लिख रहा है, तो यहाँ पे उसने फैंसी और रियलिटी को बिल्कुल कंबाइन कर दिया है। उसने इमेजिन कर लिया है कि अगर मैं कहीं भी दूसरे देश में भी मरूं तब भी वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। तो उसने मिस एक फैंसी को रियलिटी में मिक्स करके ये सोनेट लिखा। ब्रूक इज फुल ऑफ यूथफुल एंथुजियाज्म, बहुत यंग एज में मरे थे। यूथफुल एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मीन्स बहुत जोश, बहुत जील उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। एंड ही एक्सपीरियंसेस द थ्रिल ऑफ लाइफ, उन्होंने लाइफ के थ्रिल को भी एक्सपीरियंस किया। इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हिज पोएट्री, जो उनके पोएट्री से रिफ्लेक्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा जो वीडियो थर्ड है इस पोएम का, द सोल्जर। और ये पोएम बहुत पैट्रियोटिक पोएम है बिकॉज रूपर्ट ब्रूक वाज आल्सो वार पोएट। ही इज कंसिडर्ड एज ए वार पोएट बिकॉज ही इज अ सोल्जर इन इंग्लिश नेवी, और बहुत यंग एज में ये ऑन सर्विस ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से ये जो पोएम है द सोल्जर, ये बहुत पेट्रियोटिक पोएम है जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए और इंस्पिरेशन का सोर्स भी बनाना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इस सोनेट का एज ए ऑक्टेव पार्ट एंड एज ए टेस्टेड पार्ट। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका राइम स्कीम देखें तो ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम ए बी सी डी, और टेस्टेड पार्ट की राइम स्कीम ई एफ जी। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आता है कि राइम स्कीम क्या है और ये कैसे लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, क्योंकि सोनेट है वो है ही, अगर उसका डेफिनेशन हम देखें, सोनेट इज अ फेयरली स्वीट पोएम ऑफ 14 लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। पहले बहुत से बार मैं सोनेट आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसमें डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी स्टूडेंट को ये दिक्कत है समझने में कि मैडम आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, कैसे डिनोट करेंगे, और राइम स्कीम कैसे डिनोट किया जाता है, ये क्या है, तो इसको भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्लियरली समझेंगे। तो मुझे आप सब कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस सोनेट को किस तरीके से आयम्बिक पेंटामीटर डिनोट करते हैं और फिर उसका राइम स्कीम कैसे है, ये सारा हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी हम हमारी वीडियो नंबर 4 में समझेंगे। So, dear students, this is our today's e-lecture, and I hope all of you enjoyed this lecture, and I think
all of you understood very well the explanation of this poem, because here we have discussed the explanation of this poem in English and in Hindi also. So I think it would be very beneficial to your studies. So enjoy your studies and be with me in our next and upcoming videos. So till then, bye and have a nice time.